नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? राहुल गांधी के लेख पर जवाब देना था तो समाचार एजेंसी एएनआई के जरिए बयान क्यों जारी किया गया? वह भी उस बयान के नीचे किसी का दस्तखत नहीं है, आयोग का स्टैंप भी नहीं है। आयोग को जवाब देना ही था तो उसने प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी की? अपने ट्विटर हैंडल पर क्यों नहीं जारी किया? यह भी सवाल उठ रहा है कि जवाब आयोग को देना चाहिए तो दे रही बीजेपी है। यह चुनाव आयोग का मेन ट्विटर हैंडल है। इस पर 7 जून का पोस्ट देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त स्टॉकहोम दौरे पर गए हैं। इसका वीडियो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसे लेकर ट्विटर पर तस्वीरें भी हैं। इस पर राहुल गांधी के लेख के जवाब में कोई प्रेस रिलीज नहीं है। यह दूसरा ट्विटर अकाउंट है, स्पोक्स पर्सन ईसीआई। इस पर 2 मार्च के बाद से कुछ भी पोस्ट नहीं किया गया है। सवाल है कि अगर आयोग ने राहुल गांधी के लेख पर जवाब दिया है तो उस जवाब को अपने हैंडल पर क्यों नहीं डाला है? क्या आयोग अपने जवाब को अपना नहीं मानता? समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से जो जवाब जारी किया है उसमें दस्तखत नहीं है, लेकिन आयोग का जवाब आयोग के ही ट्विटर हैंडल पर नहीं है। क्या यह बात आपको परेशान नहीं करती? 7 जून को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हिंदी और अंग्रेजी में लेख लिखे, आंकड़े दिए और अपनी दलील भी रखी और चुनाव आयोग से सवाल पूछे। शनिवार 7 जून को इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत और दैनिक जागरण में राहुल गांधी का यह लेख छपा है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, दैनिक जागरण की हेडलाइन है चोरी का पूरा खेल समझिए, चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। तर्क, तथ्य और आंकड़े और अपने नाम के साथ अगर कोई लेख लिखे, नेता प्रतिपक्ष लिखें, तो जवाब आयोग को अपने नाम के साथ देना ही चाहिए था। इसके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडियन एक्सप्रेस में ही लिखा है। कांग्रेस का आरोप है जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, बीजेपी क्यों दे रही है? कम से कम मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने नाम से लिखकर जवाब तो दिया। चुनाव आयोग को अगर जवाब देना चाहिए तो ठीक उसी तरह देना चाहिए जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखकर अपनी बात रखी है। आयोग को बयान अपनी वेबसाइट से जारी करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। दोपहर 3 बजे के करीब 7 जून को समाचार एजेंसी एएनआई चुनाव आयोग के हवाले से जवाब जारी करती है। तो चुनाव आयोग 7 जून शनिवार को या 9 जून सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकता था? कम से कम यही ट्वीट कर दिया जाता कि हम समय आने पर आधिकारिक बयान जारी करेंगे, लेकिन वह भी नहीं। यही नहीं, एएनआई के जरिए आयोग का जो जवाब जारी हुआ है वह चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर नहीं है। आखिर राहुल गांधी के सवालों पर आधिकारिक जवाब देने से किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है? क्या आयोग देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को, नेता प्रतिपक्ष को जवाब देने के लायक नहीं समझता? क्या प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी इसी प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है? राहुल गांधी ने जो भी लिखा रिकॉर्ड पर लिखा, लेकिन चुनाव आयोग रिकॉर्ड पर क्यों नहीं बोल रहा? अनाम जवाब का महत्व नहीं होता, बल्कि यहां तक कि कोर्ट में भी जूनियर अफसर का जवाब नहीं चलता है। अक्टूबर 2020 की खबर देखिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक जूनियर ऑफिसर के माध्यम से हलफनामा पेश कर दिया कि इस मामले में खराब रिपोर्टिंग का कोई उदाहरण नहीं देखा गया। तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबडे ने कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप इस तरह से कोर्ट के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। जूनियर अफसर ने हलफनामा दायर किया है और बचाकर बात की है। इस पर तुषार मेहता ने कहा, हम दोबारा हलफनामा जमा करेंगे, और यह भी माना कि इसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को जमा करवाना चाहिए था। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले में सुनवाई चल रही थी। भूख से कोई ना मर जाए, इसके लिए सामुदायिक रसोई योजना को लेकर एक नीति बनाने को लेकर बहस हो रही थी। जवाब में सरकार की ओर से जो शपथ पत्र पेश किया गया उस पर एक जूनियर अफसर का दस्तखत था। बेंच ने नाराज होते हुए कहा कि आपके इस अधूरे हलफनामे को हम उठाकर फेंक देंगे। आपके सचिव इतने घमंडी हैं कि अंडर सेक्रेटरी से कहकर हलफनामा जमा करवा रहे हैं, यह नहीं चल सकता है। तो जूनियर अफसर से शपथ पत्र दिलाने की प्रवृत्ति किसकी है, आपने देख ली। कोर्ट ने क्या कहा वह भी देखा। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन
यहां तो चुनाव आयोग के जवाब में किसी का दस्तखत भी नहीं। अब आप कहां देखेंगे और किसकी तरफ? आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक और स्वायत्त संस्था बिना नाम और साइन के बयान जारी करती है और उस बयान को अपने ट्विटर हैंडल से भी जारी नहीं करती। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि जो जवाब आया है उस बारे में हमें नहीं पता कि वह पत्र चुनाव आयोग ने लिखा है या नहीं, क्योंकि उस पत्र पर ना ऊपर नाम है ना नीचे हस्ताक्षर। हमें नहीं पता कि यह पत्र किसने भेजा है। जो संस्था अपने पत्र पर खुद के हस्ताक्षर नहीं कर सकती, हम उसकी प्रामाणिकता पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्वायत्तता की रक्षा के लिए है। तभी तो आयुक्त का कार्यकाल तय किया गया है, नियुक्ति की शर्तें तय हैं और यह भी कि उनमें बदलाव नहीं हो सकता। यह निर्वाचन सदन है, यहां बैठते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इस संस्था की स्वायत्तता की भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी है। आयोग ने एएनआई से बयान क्यों जारी करवाया? खुद उस बयान को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से क्यों नहीं जारी किया? कैसे माना जाए कि जवाब चुनाव आयोग का ही है? क्या एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था को ऐसा करना चाहिए? यही नहीं, जब राहुल गांधी ने बिना दस्तखत वाले जवाब पर सवाल किया तो उसके जवाब में चुनाव आयोग के सूत्र बात करने लगे अखबारों से। अपने ट्वीट में भी राहुल ने यह सवाल उठाया है कि आयोग इंटरमीडिएरीज मध्यस्थ के माध्यम से बयान क्यों जारी कर रहा है? सूत्र बात कर सकते हैं, बिना हस्ताक्षर वाला बयान आ सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 चुनाव आयुक्त सामने आकर देश की जनता के सामने बयान क्यों नहीं दे सकते हैं? लोकसभा चुनाव के समय तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो मशीन पर आदेशों की किताब लेकर आ गए, तो अब मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सूत्रों का सहारा क्यों ले रहे हैं? सामने से आकर सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। संवैधानिक संस्था को अपने चुनाव का बचाव करने के लिए सूत्रों के पीछे छिपने की क्या जरूरत है? सामने से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या चुनाव आयोग यह चाहता है कि जनता खुद ही समझ ले कि उसके पास जवाब है या नहीं? जब आयोग के जवाब की भाषा आक्रामक लिखी जा सकती है, तो इतनी आक्रामक भाषा में राहुल गांधी को जवाब देने वाला अपना नाम क्यों नहीं लिख सका? स्वायत्तता का संबंध साहस से होता है, निर्भीकता से होता है। जब निर्भीकता नजर ना आए तो स्वायत्तता नजर नहीं आती है। राहुल गांधी ने इस पर भी आयोग को सार्वजनिक पत्र लिख दिया और सवाल उठा दिया। लिखा, डियर ईसी, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, बिना दस्तखत के और मध्यस्थ के हाथों गंभीर सवालों के जवाब देने का यह तरीका नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो मैंने अपने लेख में जो सवाल उठाए हैं और उनके जवाब दीजिए और साबित कीजिए। महाराष्ट्र की लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची प्रकाशित कीजिए और शाम 5 बजे के बाद मतदान केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए। सवालों से बचने से आपकी साख नहीं बचेगी, सच बोलने से बचेगी। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर 8 जून को चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से बयान दिया, जो एएनआई से लेकर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और तमाम जगहों पर छपा है। आयोग के इस सूत्र ने कहा है कि नियम के अनुसार आयोग आधिकारिक रूप से तभी बयान जारी करेगा जब राहुल गांधी उन्हें पत्र लिखेंगे। आरोप लगाने के 24 घंटे बाद भी राहुल ने मीटिंग के लिए समय नहीं मांगा, ऐसा आयोग के सूत्र के हवाले से कहा गया है। यह सूत्र कौन है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों आयुक्त कम सक्षम हैं कि सूत्र बोल रहा है? अगर सूत्र इतना बोल रहा है तो आयोग के बयान पर अपना नाम और हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? इस सूत्र ने कहा है कि जब आयोग ने कांग्रेस को 15 मई के दिन मिलने के लिए बुलाया तो पार्टी ने और समय मांग लिया, मगर अभी तक मीटिंग नहीं की है। आयोग के सूत्र ने यह भी कहा कि यह आरोप लगाकर राहुल ने अपने पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की ही निंदा कर दी है। देश के 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख पोलिंग अधिकारी और 1 लाख काउंटिंग सुपरवाइजर राहुल गांधी के आरोपों से निराश हैं। इसकी पुष्टि यह सूत्र कैसे कर रहा है? उनकी निराशा का दावा सूत्र कैसे कर सकता है? अगर आयोग के साथ काम करने वाले लाखों लोग निराश हैं तो क्या चुनाव आयोग एक बयान जारी नहीं कर सकता? कम से कम आयोग अपने लेटर हेड पर ही बयान जारी कर देता। 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हुए, 23 नवंबर को नतीजे आए और उसके बाद से राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। राहुल का कहना है कि भाजपा ने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों में
जिन 149 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 132 पर विजय हासिल की, यानी 89% का स्ट्राइक रेट यह किसी भी चुनाव में उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन था। जबकि सिर्फ 5 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट मात्र 32% था। जब भी लगता है कि इस मुद्दे को भुला दिया गया है, राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर सामने आ जाते हैं। जाहिर है वे इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। उन्हें लगता है कि कुछ संदिग्ध है, जवाब चाहिए। तो चुनाव आयोग को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्यों चुनाव आयोग मतदाता की सूची शाम 5 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने नहीं देता? आखिर आयोग को लेकर उठे सवालों पर भरोसा कैसे बनेगा? क्या आयोग की अनाम बिना हस्ताक्षर वाली प्रेस रिलीज को अंतिम जवाब और अंतिम सत्य मान लिया जाएगा? राहुल गांधी ने 3 फरवरी को लोकसभा में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे। उसके बाद 7 फरवरी को दिल्ली में उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? यही बात उन्होंने अपने लेख में लिखी है। लेकिन तब भी राहुल के सवालों को हल्के में लिया जा रहा है और चुनाव आयोग आक्रामक जवाब दे रहा है बिना हस्ताक्षर के। इसके बाद भी राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे। अतीत में उनकी कई बातें इसी तरह सही साबित हुई। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब तुर्की के ड्रोन की चर्चा चलने लगी, तब राहुल गांधी का ड्रोन पर बनाया गया कुछ दिन पुराना वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने संसद में भी इसे लेकर उठाया कि दुनिया में युद्ध करने की नीति और तकनीकी बदल गई है, भारत क्यों पीछे है। पाकिस्तान और चीन को मिला देने का बयान भी उनका वायरल हो रहा था। ऐसे कई प्रसंग मिल जाएंगे। तो राहुल गांधी के इस आरोप को लेकर मजाक उड़ाने से लेकर डपट कर जवाब देने की बात नहीं है। जो गौर करने वाली बात है वह यह कि राहुल बार बार उठ खड़े होते हैं और यही सवाल दोहरा देते हैं। 7 जून को अखबारों में लेख लिखने से पहले अप्रैल के महीने में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन सेंटर में भी इस चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। नाउ इन महाराष्ट्र it's crystal clear that there was something very wrong happened in the elections, and I'll give you the numbers. 9 crore voters in Maharashtra in Lok Sabha election. So 90 million. Yeah. 90 million people vote in the Lok Sabha election. 4 months later, 5 months later, in the Lok Sabha election, 10 million new voters appear. In the Vidhan Sabha election. Yeah. Suddenly 10 million new voters have appeared from nowhere. The election commission is supposed to give us voter lists for us to check who these people are. We asked them multiple times, where are these people? Where have they come from? Who are they? They don't answer our question. राहुल गांधी 7 जून के अपने लेख की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव पर सवाल उठाने से करते हैं। कहते हैं कि चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 से यह क्यों सुनिश्चित किया गया कि समिति मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन 2-1 के बहुमत से करे,
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों का एक ही वोट होगा, जिसका मतलब है नेता प्रतिपक्ष का पक्ष कमजोर हो जाएगा। जिन्हें चुनाव लड़ना है वही अंपायर तय कर रहे हैं। चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को भी हटाकर कैबिनेट मंत्री को लाया गया। यह फैसला गले नहीं उतरता। राहुल लिखते हैं कि आखिर चयन समिति से एक निष्पक्ष निर्णायक को हटाकर कोई अपनी पसंद का सदस्य क्यों लाना चाहेगा। जैसे ही आप यह सवाल खुद से पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाना ही था, तब फिर इस चयन समिति का क्या मतलब है। आयोग की स्वायत्तता मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से शुरू होती है। क्या आपको इसका साफ जवाब मिला कि मुख्य न्यायाधीश को हटाकर समिति का संतुलन सरकार के पक्ष में करने का क्या मकसद रहा होगा। इसके बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव की बात अपने लेख में करते हैं। बताते हैं कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पंजीकृत वोटर थे 8.98 करोड़। मई 2024 में लोकसभा चुनाव में पंजीकृत वोटर की संख्या बढ़कर 9.29 करोड़ हो गई। 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं। यह मामूली वृद्धि है, लेकिन मई 2024 के बाद नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पंजीकृत वोटर की संख्या हो जाती है 9.70 करोड़। 5 महीने के भीतर 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। यह असामान्य है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से यह सब लिखा है। 5 साल में 31 लाख नए वोटर जुड़ते हैं और केवल 5 महीने में 41 लाख नए वोटर। 5 साल और 5 महीने में गिनती का इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है, और महाराष्ट्र के वयस्क आबादी से ज्यादा वोटर कैसे हो सकते हैं। 7 फरवरी 2025 को जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर से शुरुआत की और उनका एक कथन याद दिलाया कि मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र में सबसे बुनियादी चीज होती है। अंबेडकर जी की फोटो मैंने यहां इसलिए लगाई है क्योंकि ऊपर लिखा है इलेक्टोरल रोल इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन अ डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन उसकी रक्षा नहीं कर रही। मतदाता सूची को लेकर अगर संदेह है तो इसे लेकर चुनाव आयोग को हर बार दूर करने सामने आना चाहिए। जब मतदाता सूची बनने की प्रक्रिया में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, तो उनके सूची मांगने पर दे दी जानी चाहिए। यह लेख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं। महाराष्ट्र में युवा वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव के समय 63 लाख नए वोटर जुड़े। 2009 के लोकसभा की तुलना में 2014 के लोकसभा में 75 लाख नए वोटर जुड़े, और उसके पीछे जाइए तो 2004 से 9 के बीच 1 करोड़ वोटर जुड़ते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं, फडणवीस लिखते हैं। आगे कहते हैं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जब उसी वर्ष में होता है तो मतदाता की संख्या में 1 से लेकर 5% तक की वृद्धि देखी गई है। 2004 में विधानसभा चुनाव में 5% वोटर ज्यादा जुड़े, 2009 में 4%, 2014 में लोकसभा की तुलना में विधानसभा में 3% अधिक मतदाता जुड़े, 2024 में 4% ज्यादा जुड़े, तो 2024 में कुछ भी नया नहीं हुआ। राहुल गांधी और देवेंद्र फडणवीस के लेख में आंकड़े बहुत सारे हैं। लगेगा कि आप उलझ रहे हैं, मगर ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं। 5 साल में 31 लाख नए वोटर जुड़ते हैं, 5 साल में, याद रखिए, और केवल 5 महीने में 41 लाख वोटर जुड़ते हैं। यह कैसे हुआ? कितने लोग लगे थे इस काम में? अपने जवाब में फडणवीस लोकसभा और विधानसभा की तुलना करने के लिए प्रतिशत का इस्तेमाल करते हैं। मैं गणित में कमजोर हूं, फिर भी गणित के जानकार बेहतर बता सकते हैं। 2009 में वयस्क आबादी अलग थी, जाहिर है 2024 के मुकाबले कम थी, तो क्या प्रतिशत बराबर होने के बाद भी 2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में असल वृद्धि 41 लाख की ही रही होगी? हमारा सवाल है कि क्या फडणवीस प्रतिशत के पर्दे का सहारा ले रहे हैं? राहुल गांधी ने एब्सोल्यूट नंबर में बात की है। नंबर और प्रतिशत का खेल समझने वाले गणितज्ञ ही बता सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वयस्क आबादी से ज्यादा वोटर हैं। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में वयस्क आबादी की संख्या 9.5 करोड़ है, लेकिन राज्य में पंजीकृत वोटर की संख्या 9.70 करोड़ है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने लेख में कुछ भी नहीं लिखा है। आखिर मतदाता की संख्या वयस्क आबादी से कैसे अधिक हो सकती है?
इसका जवाब फडणवीस ने क्यों नहीं दिया और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। क्या यूपी में भी ऐसा हुआ है? क्या बिहार में भी ऐसा हुआ है? इसके बाद राहुल गांधी 20 नवंबर 2024 की शाम 5 बजे के बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ने पर सवाल उठाते हैं, अपने आंकड़े रखते हैं। जो आरोप है उसे लिखकर जनता को बताना चाहते हैं। लिखते हैं कि 5 बजे तक मतदान 58.22% था। अगली सुबह जब अंतिम आंकड़ा आया तो 66.05% हो गया, यानी 7.83% की भारी बढ़ोतरी हुई। संख्या में यह बढ़ोतरी 76 लाख वोटर के बराबर है। महाराष्ट्र के पहले के विधानसभा चुनावों से ज्यादा बढ़ोतरी थी। 2009 में प्रोविजनल और फाइनल मतदान प्रतिशत के बीच 0.50% का अंतर था। राहुल लिखते हैं कि 2014 के विधानसभा चुनाव में 1.08% का फर्क रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र 0.64% का फर्क रहा। 2024 में कई गुना बढ़ गया, 7.83% हो गया। शाम से लेकर अगली सुबह तक इतना वोट कैसे बढ़ा, जबकि कहीं से भी शाम 5 बजे के बाद नाटकीय रूप से वोट देने की खबर नहीं आई थी। राहुल लिखते हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पर क्या जवाब देते हैं अपने लेख में। बताते हैं कि वोटिंग प्रतिशत में अचानक वृद्धि की बात मजाक है। इसे समझाने के लिए वे प्रति घंटे होने वाली वोटिंग की रफ्तार का आंकड़ा देते हैं। पूरे दिन में हर घंटे के हिसाब से देखें तो 5.83% की दर से वोटिंग हुई। फडणवीस राहुल से सवाल करते हैं कि आखिरी घंटे में 7.83% की वृद्धि की बात कहकर आप कौन सी नई बात कर रहे हैं। लिखते हैं, क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि 5 से 6 बजे के बीच भी वोटिंग की जाती है। 6 बजे तक जो भी बूथ की लाइन में होता है उसे वोटिंग करने का मौका मिलता है। अपने लेख में राहुल गांधी ने आंकड़े देकर बताए हैं कि पहले के चुनाव में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच भी मतदान होता है, राहुल गांधी को पता होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल नहीं किया है। ना उनके लेख से पता चलता है कि उन्हें यह बेसिक नियम नहीं मालूम। जो बात उनके लेख का हिस्सा नहीं उस पर टिप्पणी की जा रही है। अपने लेख में फडणवीस लोकसभा के दूसरे चरण का उदाहरण देते हैं। बताते हैं कि वोटिंग की शाम अंतरिम आंकड़ा 60.96% का था। अगली सुबह अंतिम आंकड़ा 66.71% हो गया। कुल वृद्धि 5.75% की हुई। पहले अंतिम आंकड़ा देर रात जारी किया जाता था, अब अंतिम आंकड़ा अगली सुबह जारी किया जाता है। फडणवीस सवाल करते हैं कि क्या राहुल इसलिए उस आंकड़े की बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उस चुनाव में जीते थे। शायद देवेंद्र फडणवीस भूल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी आंकड़ों के देरी से प्रकाशित किए जाने पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। असल वोटिंग की जगह प्रतिशत में आंकड़े दिए गए, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या देवेंद्र फडणवीस के लेख से राहुल गांधी के सवालों का जवाब मिल जाता है? राहुल गांधी अपने लेख में 12,000 बूथों की बात करते हैं। महाराष्ट्र में करीब 1 लाख मतदान बूथ हैं। कम से कम 12,000 बूथ के सीसीटीवी फुटेज तो दिखाए ही जा सकते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि अधिकतर नए वोटर 12,000 बूथों पर ही जोड़े गए। ये 85 विधानसभाओं के बूथ के हैं जहां लोकसभा में बीजेपी का खराब प्रदर्शन हुआ था। हर बूथ पर शाम 5 बजे के बाद औसतन 600 वोट पड़े। एक आदमी को 1 मिनट भी लगे तो 10 घंटे लगने चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर यह अतिरिक्त वोट कैसे डाले गए? बाकी के हजारों बूथों पर मतदान में और मतदाता की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, केवल 12,000 बूथों तक सीमित रहती है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस अपने लेख में नहीं देते हैं कि मतदाता केवल 12,000 बूथों में ही क्यों बढ़े हैं। इसलिए राहुल गांधी लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने जब कहा कि मतदाता सूची दी गई है तो राहुल गांधी का जवाब था फरवरी में कि जब आप एक बार दे चुके हैं तो दोबारा देने में क्या दिक्कत है, दोबारा भी मतदाता सूची दे देनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है चुनाव आयोग को, तो पूरे देश के सामने ये वीडियो और आंकड़े जारी कर देने चाहिए। राहुल गांधी लिखते हैं कि इससे भी गंभीर बात यह रही कि विधानसभा चुनाव के 1 माह बाद जब एक हाई कोर्ट ने आयोग को मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया, तो केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह के बाद
निर्वाचन संचालन संबंधी नियम 1961 की धारा 93(2)(a) में बदलाव कर दिया। इसके जरिए सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सीमित कर दी गई। यह बदलाव और इसका समय दोनों ही बहुत कुछ कहते हैं। अचानक से यह बदलाव क्यों किया गया? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जब वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने के लिए कहा तो उसी समय नियम क्यों बदले गए कि साझा नहीं किया जाएगा? तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था, मतदाता की निजता, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया क्योंकि सीसीटीवी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मगर यह भी गिनाने लगे कि 1 करोड़ घंटे की फुटेज देखने में किसी आदमी को 3600 साल लग जाएंगे। तब राहुल गांधी ने कहा कि मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज लोकतंत्र को मजबूत करने के औजार हैं। नवभारत टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा की मतदाता सूची देने का फैसला किया है। 2009 से लेकर 2024 की मतदाता सूची कांग्रेस को दी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट में आयोग ने इस बारे में आश्वासन दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। आयोग ने कांग्रेस की मांग को पहले नकार दिया था। हालांकि अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस खबर को ट्वीट करते हुए 9 जून को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा है कि मतदाता सूची देने का पहला कदम लिया जा रहा है, यह अच्छा है। क्या चुनाव आयोग बता सकता है कि किस तारीख को यह डेटा डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा और यह पढ़ने लायक भी होगा? इसीलिए आयोग को सब कुछ आधिकारिक तरीके से बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि पहले क्यों मना किया गया और अब देने का फैसला कैसे कर लिया गया। राहुल गांधी ने अपने लेख में लिखा है, मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज लोकतंत्र को मजबूत करने के औजार हैं, ना कि ताले में बंद रखने वाली सामग्री, खासकर तब जब लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा हो। देश के लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि किसी भी रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया गया और आगे भी नहीं किया जाएगा। 7 जून का लेख आप जरूर पढ़िए और देवेंद्र फडणवीस का लेख भी। अब आते हैं चुनाव आयोग के जवाब पर। उस जवाब के नीचे किसी का दस्तखत नहीं है, आयोग का स्टैंप नहीं है। समाचार एजेंसी ANI के जरिए सामान्य कागज पर यह बयान जारी हुआ है। आयोग अपनी तरफ से जारी नहीं करता, मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी नहीं करता। हम जिसे चुनाव आयोग का जवाब समझकर बता रहे हैं, उसे समाचार एजेंसी ने ट्वीट किया है। कहीं नहीं लिखा है कि सूत्रों ने कहा है, न इस जवाब के नीचे किसी का हस्ताक्षर है। आयोग ने लिखा है कि औसतन 1 घंटे में 58 लाख वोट पड़ा है। इस औसत के हिसाब से आखिर के 2 घंटे में 116 लाख वोट पड़े होंगे, इसलिए 2 घंटे में 65 लाख वोट का पड़ना औसत से कम ही है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 70 लाख अतिरिक्त वोट पड़ने में कुल वोटिंग को कम से कम 10 घंटे लगनी चाहिए। आयोग ने लिखा है कि हर पोलिंग केंद्र पर अधिकारी होते हैं, राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं। किसी एजेंट ने गंभीर आरोप नहीं लगाए। भारत में नियमों के मुताबिक चुनाव से पहले या साल में एक बार मतदाता सूची का परीक्षण होता है। अंतिम कॉपी राजनीतिक दलों को दी जाती है। सवाल है कि जब वोटर लिस्ट दी जाती है तो दोबारा क्यों नहीं दी जा सकती? राहुल गांधी ने लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची मांगी है और सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं। एजेंट ने आपत्ति दर्ज नहीं की, उसे इतना महत्व दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए, तो इस तरह से क्यों जवाब दिया जा रहा है? चुनाव आयोग ने समाचार एजेंसी ANI के माध्यम से कहा है कि अगर कोई भी भ्रामक जानकारी फैलाता है तो माना जाएगा कि कानून का पालन नहीं कर रहा। चुनाव आयोग को यह कहकर बदनाम करना कि समझौता कर चुका है, पूरी तरह निरर्थक बात है। मतदाता सूची बनने के समय राजनीतिक दल या मतदान के समय पोलिंग एजेंट ने शिकायत नहीं की, क्या यही पर्याप्त आधार होना चाहिए? तो क्या किसी ने शिकायत नहीं की, इसी आधार पर बाद में की गई शिकायतों को गलत मान लिया जाएगा? चुनाव आयोग के नतीजों को कई बार चुनौती दी जाती है। कई उम्मीदवारों ने गिनती को लेकर कोर्ट में चुनौती दी है, तो क्या इसी आधार पर मामला खारिज हो जाता है कि उस समय आपके एजेंट ने कोई शिकायत नहीं की? अगर एजेंट ही किसी के पक्ष में बैठ गया, समझौता कर जाए, चुप हो जाए, तो चुनाव की जिम्मेदारी एजेंट की नहीं है, चुनाव आयोग की है। राजनीतिक दल और उसके एजेंट की भूमिका हो सकती है, मगर जवाबदेही चुनाव आयोग की है। यह बात उठी है कि किसी ने शिकायत नहीं की। इस पर कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती कहते हैं 10 दिसंबर 2025 और 7 फरवरी 2025 को शिकायत की गई। राहुल गांधी ने लोकसभा में भी शिकायत की है, मामला उठाया है। अब आते हैं राहुल गांधी कामठी विधानसभा को लेकर क्या कहते हैं। कामठी विधानसभा
यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है, विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस 3 विधानसभा क्षेत्रों का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि वहां भी वोट परसेंट बढ़ा है, लेकिन तीनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। फडणवीस बताते हैं कि माढ़ा में 18% वोट बढ़े, वहां शरद पवार की पार्टी जीती। वानी में 13% वोट बढ़ा, वहां उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार जीता। श्रीरामपुर में 12% वोट बढ़ा, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। चुनाव आयोग के जवाब में यह जवाब नहीं था। चुनाव आयोग को आक्रामक होने की जरूरत नहीं, इन सवालों के जवाब बार बार देने चाहिए। उसके जवाब से नहीं लगना चाहिए कि कोई झुंझला रहा है। अच्छी बात है कि लोग चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, यह लोकतंत्र का संकेत है। जवाब में अगर चुनाव आयोग आक्रामक होगा, कानूनी कार्रवाई की धमकी देगा और बिना हस्ताक्षर वाले जवाब जारी करेगा, तो यह लोकतंत्र का शुभ संकेत नहीं है। चुनाव आयोग की उदारता ऐसी होनी चाहिए कि कोई घर में बैठकर सवाल करे तो घर पर जाकर जवाब देना चाहिए। जब आप वोट लेने की सुविधा घर तक जाकर दे सकते हैं, तो सवालों के जवाब देने के लिए भी आपको घर तक चलकर जाना होगा, वरना महाराष्ट्र चुनाव के सवाल गली गली में घूमते टहलते मिल जाएंगे। अच्छा है इन जवाबों को पता मिल जाए, सबसे पहले जवाब पर साइन मिल जाए और फिर उसके बाद जवाब भी मिल जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।